वेलकम क्लास 12। तो चलिए आज अपन एक और नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन लेवल से भी, चाहे JEE चाहे नीट हो बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। ठीक है, आज का जो कंसेप्ट है हमारा वो है ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास और कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास एंड एन फैक्टर। चलिए एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप और कंपाउंड दैट हैज अ मास इन ग्राम इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ये कहता है कि अगर कोई एटम का या ग्रुप का, ठीक है, या मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में शो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे, जो कि इक्वल होता है इक्विवेलेंट मास के। यहाँ पे अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट समझना है तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है करके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी मोलर मास का कंसेप्ट था, मोल कंसेप्ट था, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, इन सारे कंसेप्ट हमारे पास में थे। उसके बावजूद भी हमें इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए देखिए इधर ध्यान से। सपोज मान लीजिए बेटा कि कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रही है और इन्होंने बनाया NH3, ये बना लिया, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये 2NH3, यहाँ पे आ जाएगा 2N और यहाँ पे 3NH3, ठीक है, ये इस तरीके से, या N2 आप ले लो, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमें क्या लेना पड़ा। हमें यहाँ से पता चला कि एक मोल N2 का रिएक्ट कर रहा है और 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब इनका 1:3 बन रहा है। तब जाके हमको क्या मिल रहा है, 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइए, ये जो हमने रेशो बताया, ये रेशो कैसे बताया हमने, ये हमने बैलेंस करने के बाद में बताया। मतलब हमको एक्चुअल नहीं पता कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है। मतलब जब रिएक्शन हो रही है तब हमें पता ही नहीं है कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है। इसी कंसेप्ट को बताने के लिए आया इक्विवेलेंट मास, कि इक्विवेलेंट मास ये बताएगा कि कौन किससे कितना रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मोल कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट है, ये नहीं बता रहा है कि कितना रिएक्ट कर रहा है, कौन किससे कितना रिएक्ट कर रहा है, ये नहीं बता पा रहा था। तो चलिए देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास ने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया और कैसे बताया। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है। तो इक्विवेलेंट मास होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड एन फैक्टर। ये एक रेशियो है। अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपके पास में मोलर मास और एन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास रेशियो है मोलर मास का और एन फैक्टर का। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है एन फैक्टर। तो आइए बात करते हैं अपन एन फैक्टर के बारे में। क्लियर, चलिए देखिए इधर ध्यान से। अगर हम एन फैक्टर के बारे में बात करें, एन फैक्टर, ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होता है। देखिए इसके कई नाम हैं, एन फैक्टर भी है, इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सर ये करता क्या है, ये भी तो बताइए कि ये करता क्या है। देखिए ये क्या करता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन अगर हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में ये हमें बताएगा कि रिप्लेसेबल आयन कितने हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, क्या बताएगा, रिप्लेसेबल आयंस के बारे में बताएगा ये। ठीक है, रिप्लेसेबल आयंस के बारे में। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो इलेक्ट्रॉनों का गेन और लॉस बताएगा ये। ठीक है, एन फैक्टर किसका कैलकुलेशन करके देगा, रेडॉक्स रिएक्शन में रिप्लेसेबल आयन का। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल से समझिए कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उस रेडॉक्स रिएक्शन में और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉनों का वो जो नंबर होगा ना, जैसे मान लीजिए
कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, तो 2 जो एटम कर रहा है या जो मॉलिक्यूल कर रहा है वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा। समझ गए इतनी चीज़? ठीक है, तो गेन और लॉस ये दोनों नंबर कौन बता के देता है? ये एन फैक्टर बता के देता है। क्लियर? इसी को एन फैक्टर कहा जाता है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ कि इक्विवेलेंट मास और एन फैक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास एंड कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, दोनों का साथ में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इधर ध्यान से। अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के लिए ये अलग अलग होता है। क्लियर? जैसे एसिडिक सॉल्यूशन है अगर हमारे पास में, बेसिक है, सॉल्ट है, ठीक है, या कोई नॉर्मल रिएक्शन हो रही है। क्लियर? तो उन सब के लिए अलग अलग होता है। तो हम आपको इसकी 3 से 4 कैटेगरी आपको बताने वाले हैं, तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, पहली हम ले लेते हैं एसिड के लिए। किसके लिए? एसिड के लिए। क्लियर? चलिए, तो एसिड के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। एसिड मतलब समझ लीजिए जैसे हमारे पास में है H2SO4। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। देखिए H2SO4 ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, तो H2SO4 है, ये एसिड है। अब क्या करेगा? ये कितने H+ आयन रिलीज करेगा वही इसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा या इसका एन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन कि जो भी इसकी बेसिसिटी रहेगी, वही इसका क्या होगा? एन फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब बेसिसिटी इज इक्वल्स टू एन। एन फैक्टर को एन से कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, एन कर लीजिए, एक्स कर लीजिए, जिससे आपको करना है। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि एसिड के केस में जितने H+ आयन रिलीज होंगे वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, वही उसका एन फैक्टर होगा। बेसिसिटी जिसकी जितनी रहेगी वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर रहेगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़? चलिए, तो अब यहाँ देखिए H2SO4 के केस में सपोज मान लीजिए कि H2SO4 है हमारे पास में, तो H2SO4 अगर इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि H+ और HSO4 ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक H+ आयन रिलीज किया, यहाँ पे इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है। ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि H2SO4 अगर 2 H+ आयन रिलीज कर दे ऐसा। ठीक है, क्लियर? कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे HSO4। देखिए ध्यान से, एक H+ आयन कर रहा है तो 2 कितने करेंगे? 2 H+ आयन रिलीज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। क्लियर? मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए कि अगर हमको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, इसका H2SO4 का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यही होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इधर ध्यान से, मोलर मास इसका कितना होता है? H2SO4 का 98 होता है। ठीक है, अगर हम इसका कैलकुलेट करें जब n = 1 था, जब इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज किया था, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा? 98 डिवाइडेड बाय 1, तब इसका इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा वो 98 हो जाएगा। मतलब अगर ये किसी भी रिएक्शन के साथ में जब रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास, इतना इक्विवेलेंट मास इसका रिएक्ट करेगा जब ये सिर्फ एक ही H+ आयन दे रहा है अपना। क्लियर? अच्छा, अगर इसी केस में अगर ये N2 के साथ में ले लें, इसका इक्विवेलेंट मास निकालने की कोशिश करें हम, तो कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 98 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 सा 2 9 सा, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा इसका? अब 49 हो जाएगा। मतलब अगर किसी रिएक्शन में ये वैलेंसी फैक्टर या अपना एन फैक्टर 2 शो कर रहा है, इसका 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब कितना है कि 49 इसका इक्विवेलेंट मास होगा। आ गया बच्चों समझ में? चलिए आगे देखते हैं अब अपन
ठीक है, आगे और एग्जाम्पल लेते हैं इसको रब कर देते हैं। अब आई होप आप लोगों का हो गया होगा, और नोट करते जाइएगा बच्चों, है ना, अपने नोट्स खुद बनाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वो। ठीक है, जितना भी हम आपको बताते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये आपके लिए। चलिए देखिए अब ज़रा ध्यान से। अब इसके बाद में जैसे अगर मान लीजिए H3PO4, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल H3PO4, ठीक है। फिर थर्ड एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं H3PO3, फिर फोर्थ में हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी फोर्थ भी ले लेंगे, पहले इसको देख लीजिए, इन दोनों को देख लीजिए, है ना, फिर फोर को भी ले लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, अब यहाँ पे ये कितने H+ आयन रिलीज करेंगे वो देखने वाली बात है। तो इनका जो पता चलता है वो स्ट्रक्चर से पता चलता है। कैसे पता चलता है? स्ट्रक्चर से। क्लियर? देखिए इधर ध्यान से, तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? PO, और ये आपके पास में बाकी के ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से रहेंगे, ये आ गया। ठीक है, फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसके साथ में अटैच है हाइड्रोजन, ये रहा। ठीक है, अब देखिए इधर ध्यान से, जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे, जैसे ही आपने इसको पानी में डाला H3PO4 को, तो क्या होगा कि सबसे पहले ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। ये देखो, पानी के अंदर डालते ही OH बॉन्ड का क्लीवेज पहले होगा। आया समझ में? क्लियर? तो यहाँ से आपके 3 हाइड्रोजन मतलब 3 H+ आयन रिलीज हो जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, 3 H+ आयन आपके रिलीज हो गए। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, तो अब इधर देखिए, तो यहाँ क्या होने वाला है हमारे पास में PO। अब इसको बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में आ गया 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, और इनके साथ में ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जब आपने इसको पानी में डाला तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये 2 H+ आयन बाहर हो जाएंगे। क्लियर? ये H+ आयन, ये H+ आयन बाहर हो गए, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल करके आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 4th नंबर पे H3PO2, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो फॉस्फोरस, ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, और ये इसके साथ में हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि जब आप पानी में डालेंगे तो अब ये एक ही H+ आयन शो करेगा, या एक ही H+ आयन देगा। पानी में जाने के बाद में ये एक ही H+ आयन देगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो वैलेंसी हो जाएगी, ये वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा या एन फैक्टर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर? अच्छा सर, अब ये भी बता दीजिए कि ऐसा हुआ क्यों। देखो बेटा, क्या होता है कि जब आप इन कंपाउंड्स को पानी में डालते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने H3PO2 को डाला, ठीक है, तो ये जो है ये हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से, पानी के अंदर जैसे ही जाएगा तो OH बॉन्ड पहले टूटता है। ये अपन ऑर्गेनिक में भी देखे हैं, है ना, तो ये पहले टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन है वो फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड बना करके बैठ जाएंगे, तो पानी में इतनी ताकत नहीं होगी कि इन बॉन्ड्स को वो तोड़ पाए। समझिएगा इस चीज़ को, कि पानी में इतनी ताकत नहीं है कि इन बॉन्ड को तोड़ पाए। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इनकी सेम है। ठीक है, क्लियर? तो इस वजह से ऑलमोस्ट सेम होती है ना, इसी वजह से पानी जो होता है वो इन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, इसको तोड़ के H+ आयन, एक H+ आयन रिलीज कर देता है। आया समझ में? वैसा ही केस यहाँ पे भी होता है, मतलब जो OH के साथ में लगा है उसके साथ में ये चीज़ पॉसिबल है। बेटा आ गया इतना चीज़ समझ में? ठीक है, ऐसी तरीके से आप HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में HNO3 है, ठीक है, अब ये एक ही हाइड्रोजन है तो ये एक ही H+ आयन रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा, मतलब इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही आप किसका देख सकते हैं? HCl का देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा? एक H+ आयन और एक Cl आयन इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि इसका मॉलिक्यूलर या इक्विवेलेंट मास निकालना है, हमें क्या निकालना है?
इक्विवेलेंट मास निकालना है। ठीक है, चलो इसका इक्विवेलेंट मास भी निकाल के देख लेते हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे कि क्लोरीन, ठीक है, H+ आयन, तो HCl इसका हो जाएगा 1, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35, तो 35 और 1 ये हो जाएगा 36, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका, और डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 36। मतलब किसी रिएक्शन में ये 36 ग्राम क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में। समझ गए, ये कहानी है बेटा इसकी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए एसिड का आपको समझ में आ गया होगा क्या करता है ये, नंबर ऑफ H+ आयन जितने रिलीज होंगे वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा या एन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, मतलब बेसिसिटी उसकी जितनी होगी वही उसका एन फैक्टर होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी इजी पड़ जाएगा आपको। क्लियर होता है इतनी चीज़? आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, बेस के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं बेस के लिए। तो बेस के लिए देख लीजिए कि बेस के लिए क्या है कि नंबर ऑफ OH आयन रिलीज्ड, ठीक है, कि कितने OH आयन रिलीज्ड हुए हैं। है समझ में? क्लियर? चलिए अब इधर देखिए आगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिडिटी इसकी जितनी होगी, एसिडिटी जितनी होगी वही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। ठीक है, तो अब इधर देख लीजिएगा कि ये क्या करेगा, एक ही OH है तो ये एक ही OH आयन रिलीज कर सकता है। ठीक है, प्लस Na ये कर सकता है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में? जैसे अब यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस, तो इसके पास में 2 OH आयन है तो ये कितने कर सकता है, 2 OH आयन कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप क्या करोगे, मोलर मास किसका निकाल लोगे आप, MgOH का, MgOH होल ट्वाइस का निकाल लोगे और वैलेंसी फैक्टर में 2 को रख दोगे। आया समझ में? क्लियर होता है इतना? क्या यहाँ तक समझ में आता है? इसी तरीके से आपको बेस का कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो बेस का भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब सॉल्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, एसिड बेस अपन ने देख लिया, अब सॉल्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा, CO2, SO2 ये हमारी एसिडिक गैसेस होती हैं बच्चों। तो अगर ये एसिडिक गैसेस होती है तो सर इनमें हम कैसे पता लगाएंगे, है ना? ये भी एक सवाल आता है एसिड के केस में। अगर घूमते घूमते अगर आ जाए दिमाग में या कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो देखो इधर ध्यान से, चाहे SO2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे SO3 हो, कोई भी एसिडिक गैस अगर हो तो वो क्या करेगी बेटा कि जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन वो खींच रही है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी कहलाएगा या वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कहलाएगा। समझ गए इतनी चीज़ को, जितने इलेक्ट्रॉन वो खींच पा रही है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ को? तो गैस के केस में आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, जब एसिडिक गैस हो आपके पास में। क्लियर? चलिए अब बेस के बारे में अपन बात करते हैं। ये बेस तो हो गया हमारे पास में, सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है हमारे पास में सॉल्ट। चलिए देखिए इधर ध्यान से, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टोटल पॉजिटिव आयन और टोटल नेगेटिव आयंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन फैक्टर। बस इतना ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर? या तो आप टोटल पॉजिटिव आयंस ले लीजिए या तो टोटल नेगेटिव आयंस ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमने NaCl ले लिया, क्या ले लिया, NaCl, तो यहाँ पे Na, ठीक है, क्या किया, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो Na प्लस Cl ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे Na ने क्या किया कि एक ही पॉजिटिव आयन दे रहा है तो इसका N कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा।
आया समझ में? क्लियर। अब क्लोरीन ने माइनस दिया है, इसने भी एक ही दिया है, एक ही नेगेटिव आयन दिया है, तो भी इसका कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाइएगा। देखिए ये क्या है? एन फैक्टर है, ठीक है, इट जस्ट अ नंबर, ये कोई भी साइन कंटेन नहीं करेगा अपने पास में। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बच्चे कई बार क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर है, तो NaCl ये आपके पास में एक सॉल्ट था, ठीक है। इस सॉल्ट में क्या हुआ कि हमने लिया यहाँ पे टोटल पॉजिटिव आयन, तो एक ही पॉजिटिव आयन यहाँ पे आया, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी, और अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम ले लें MgCl2 को ले लें, ठीक है, तो Mg2 प्लस किया इसने, ठीक है, और Cl2, ठीक है, ये देखो 2Cl माइनस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि टोटल अगर हम पॉजिटिव लें तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका अगर आपको इक्विवेलेंट मास अगर आपको देखना है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, तो आप MgCl2, ये देखो ध्यान से, MgCl2 का मोलिकुलर मास निकाल लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर कर लो, डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों को मत ले लेना कि इसका 1 + 1 2 हो जाएगा, ऐसा मत करना। अगर आपने ये 1 + 1 करके 2 किया, ठीक है, n = 2 लेके आया, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो या तो पॉजिटिव ले लो या तो नेगेटिव ले लो। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई भी सिर्फ एक एटम हो हमारे पास में, क्या हो? सिर्फ एक एटम हो, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए इधर ध्यान से, अगर सिंगल एटम के बारे में बात की जाए, अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मतलब मोनो एटॉमिक अगर आपके पास में हो, मोनो एटम, थर्ड किए थे, अब यहाँ फोर्थ आ जाएगा, मोनो एटम, ठीक है, मतलब अगर एक ही एटम आपके पास में कर रहा है, तो क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो जो इसकी वैलेंसी होगी, जो इसकी वैलेंसी होगी वही इसका क्या होगा? वही इसका n फैक्टर होगा। जैसे क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ठीक है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका n फैक्टर आपके पास में हो जाएगा 1। आया समझ में? क्लियर। जो इसकी वैलेंसी होगी वही इसका n फैक्टर होगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़, ये मोनो एटम के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, तो जो इसका वैलेंसी रहेगा वही इसकी n फैक्टर भी रहेगा। क्लियर। जैसे ये +1 आया तो n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? n फैक्टर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर। अच्छा, इसीलिए इसको पता है क्या बोला जाता है? इसीलिए तो इसको वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। जो अभी तक मैं वैलेंसी फैक्टर बोल रहा था ना, क्यों बोला गया इसको वैलेंसी फैक्टर? इसीलिए बोला गया, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारे पास में पॉली एटम आया, मतलब पॉली एटॉमिक की बात अगर हो, ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लियर, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में अगर हो गए तो फिर उस केस में क्या होगा? देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे पॉली एटम हो चाहे मोनो एटम हो, क्लियर, जो वैलेंसी रहेगी ना, जो वैलेंसी रहेगी, ठीक है, जितनी वैलेंसी उसी को आपको काउंट करना है। कैसे? देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे जैसे एक क्लोरीन आपका कितना दे रही थी? 1 दे रही थी, तो जो Cl2 है वो कितना देगा? अब इसका जो n फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक क्लोरीन 1 शो कर रही तो 2 क्लोरीन कितना शो करेगी? 2। तो यही इसका n फैक्टर हो गया बेटा। क्या हो गया? यही इसका n फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, तो क्लोरीन का तो Cl2 है ना, तो एक का होता है 35.432 समथिंग होता है, ठीक है, और एक का होता है आपके पास में, ये 2 का कितना हो जाएगा फिर आपके पास में 71 अप्रॉक्स हो जाएगा, तो 71 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं? क्लोरीन का निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 35.4 समथिंग करीब आएगा बच्चों, ठीक है। देख लीजिएगा कितना आएगा, मैं आपको यहाँ पे अप्रॉक्स लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है, XYZ यहाँ कुछ भी आ सकता है, आप देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। 2 3 चलो निकाल ही लेते हैं ना, है ना, 2 3 6, ठीक है, फिर आ गया 2 5 10,
फिर 2 5 35.5 ये आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। चलो देखो इधर ध्यान से, तो इक्विवेलेंट मास आ गया आपके पास में, क्लियर। अब अगर आपको सिर्फ क्लोरीन का निकालना है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इधर देखो ध्यान से, तो क्या निकालोगे, इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना था, 1 था जब क्लोरीन अकेला था, है ना। अभी भी कितना आ रहा है, अगर इसका 35.5 आता है तो कितना आ जाएगा, 35.5 ही रहेगा, मतलब ये दोनों सेम है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इक्विवेलेंट मास जो होगा, ठीक है, वो पॉली एटम और मोनो एटम में सेम आ रहा है। आया समझ में, इक्विवेलेंट मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर में चेंजेस आ रहा है। आप करके देख लीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ भी करके देख लीजिए। अगर आपको ऑक्सीजन के साथ में करके देखना है तो मैं आपको ऑक्सीजन के साथ में करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए चलो देखो इधर ध्यान से, ऑक्सीजन, तो अगर एक ऑक्सीजन है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती, -2 होती, तो यही इसका क्या है, एन फैक्टर हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद में अब इसका निकालते हैं हम, तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो कितना होता है बताइए बच्चों, 16 होता है, ठीक है, क्लियर, 16 होता है। तो हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 2 8 सा, तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना आ गया, 8 आ गया। किसका, एक ऑक्सीजन का आया बेटा, ठीक है, एक ऑक्सीजन का, क्लियर। अब देखो O2 का अगर हम निकालें, ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर, एक का 2 आ रहा था तो दूसरे का कितना आएगा, 4, है ना, तो 4 इसका क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, क्लियर। तो वो एक एटम का इसका 16 आ रहा है, तो 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 32, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 4, तो 4 8 सा, आया समझ में। तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना आ गया, 8 आ गया, आया समझ में। तो अब आप देख सकते हैं इसका और इसका सेम आएगा बेटा, आया समझ में, मतलब इक्विवेलेंट मास रिमेन सेम बट एन फैक्टर विल बी चेंज, क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो आज हमने देखा एन फैक्टर कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं या कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा बेटा, क्लियर। तब जा करके आपको इस पूरे चैप्टर की सीरीज समझ में आएगी कि हमने कैसे स्टार्ट किया है, कैसे इस चैप्टर को हम फिनिश कर रहे हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे नॉर्मेलिटी, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट JEE नीट, क्लियर। ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लियर, एक कंपटीशन लेवल से, ओके। तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्लियर। आज ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के आपको नॉर्मेलिटी समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक की एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप बेटा इस वीडियो को शेयर करें, मतलब ऐसे बच्चों को पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। हेल्प करते रहिए, क्लियर।